नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी के सोशल साइंस की बुक को कवर कर रहे थे। इसमें हमने पॉलिटी के जो भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को शुरू किया था। तो इसमें हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि स्थानीय सरकार काम करती है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझने के बाद आज हम नगरीय क्षेत्रों में किस तरीके से स्थानीय सरकार काम करती है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर काम करती है। एक तो केंद्र के स्तर पर आपको केंद्र सरकार देखने को मिलती है, फिर नीचे राज्य के स्तर पर आपको राज्य सरकार देखने को मिलती है और 1992 में आप देखेंगे 73वें और 74वें इन 2 संशोधनों के पश्चात हमारे देश में स्थानीय सरकार को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया है। इसके माध्यम से 73वें संशोधन के माध्यम से हमारे देश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश में जो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार होती है, जिसे हम नगर पालिका या फिर नगर पालिका या फिर नगर निगम जो कहते हैं, तो उसके उसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आज हम इसी नगरीय क्षेत्र में किस तरीके से स्थानीय सरकार काम करती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हमारे संविधान सभा में 1949 में भी इस बात का पक्ष रखा गया था कि हमारे देश में एक समुचित स्थानीय निकाय का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे देश में इस स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिलने में लगभग 42 साल लग गए और 42 सालों के बाद 1992 में अलग अलग 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से हमारे देश में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। यहाँ पे ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई यानी एमसीडी की तस्वीर है और जिसको 1865 में गठित किया गया था और ये हमारे देश का पहला नगर निगम था। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में ब्रिटिश काल से ही नगर निगम जो है या नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, उसकी बात की जा रही है। इस चैप्टर में हम दोस्तों 2 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि नगरीय स्थानीय निकाय क्या होते हैं और इनके क्या-क्या काम होते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इन नगरीय स्थानीय निकायों का सरकार और लोकतंत्र में क्या महत्व है। तो इन 2 प्रश्नों के मद्देनजर हम अपनी आज की चर्चा को देखने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इस नगरीय स्थानीय सरकार की बात करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में जो सुशासन होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो अपने नागरिकों की भागीदारी को शासन व्यवस्था में सुनिश्चित करे, अपने नागरिकों को सशक्त बनाए ताकि जो हमारे देश के अलग अलग काम हैं, उन कामों में ये नागरिक भाग ले सके। अब ये भागीदारी ना केवल ग्रामीण स्तर पर हो, ना केवल नगरीय स्तर पर हो, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और यही सहभागी लोकतंत्र की वृहद धारणा है, जिसमें हमारे देश के सभी नागरिक लोकतंत्र में भागीदार बनते हैं, सहभागी बनते हैं। तो पिछले चैप्टर में जिस तरीके से हमने ग्रामीण संदर्भ में स्थानीय सरकार की बात की थी, तो आज हम नगरीय संदर्भ में इसमें बात करेंगे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश की तुलना में आप देखेंगे जो नगरीय परिदृश्य है, वो ज्यादा जटिल होता है, ज्यादा विविध होता है। तो इस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि जो नगरीय शासन होगा वो भी ज्यादा जटिल होगा। तो हम यहाँ जो है उस नगरीय शासन के मूल सिद्धांतों तक सीमित रहेंगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम आगे के चैप्टर्स में भी करेंगे। तो इससे पहले दोस्तों कि हम शहरी क्षेत्रों में किस तरीके से शासन होता है, किस तरीके से प्रशासन होता है, इसको समझे, हम स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर एक बारी फिर से भारतीय शासन प्रणाली पर नजर डालते हैं। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया कि संघ सरकार होती है। संघ सरकार के नीचे आपको राज्य सरकार देखने को मिलती है और फिर राज्य सरकार के नीचे आपको स्थानीय सरकार देखने को मिलती है। इन स्थानीय सरकारों में गांव में आपको पंचायती व्यवस्था देखने को मिलेगी, तो शहरों में आपको नगर पालिका या नगर निगम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय व्यवस्था हमारे देश में की गई है। अब ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो आज के चैप्टर में हम नगरीय स्थानीय शासन के सभी महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं। इस पिरामिड को आप देखिए दोस्तों, इस पिरामिड में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में सरकार के अलग अलग स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार है, उससे नीचे राज्य सरकार है और फिर स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्थानीय निकाय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। इस त्रिस्तरीय पंचायत में हमने क्या देखा था कि गांव के लेवल पे आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल रहा था, फिर खंड या ब्लॉक के लेवल पे आपको पंचायत समिति देखने को मिल रही थी और जिला के स्तर पे आपको जिला जिला पंचायत या जिला परिषद देखने को मिलता था। अब ये जो पंचायत समिति है, ये ग्राम पंचायत की बातों को जिला तक पहुंचाने का काम करती थी और ये इन दोनों के बीच के कड़ी के रूप में काम करती थी।
अगर हम नगरीय स्थानीय निकाय की बात करें तो इसमें आपको शीर्षस्थ निकाय के रूप में नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत देखने को मिलेगा। इन नगर निगमों को छोटे-छोटे वार्ड में डिवाइड किया जाता है और इस वार्ड में अलग-अलग समितियां होती हैं जिनको हम वार्ड समिति कहते हैं। तो नगर निगम सबसे टॉप पे होता है और उसके नीचे कई सारी वार्ड समितियां होती है और इन वार्ड समितियों में वार्ड के लोग होते हैं। ठीक बात है। तो इस तरीके से हमारे देश में जो नगरीय स्थानीय निकाय है उसका आप ये समझ सकते हैं, उसकी संरचना इस तरीके से है। चलिए, तो हम डिटेल में नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचना पाई जाती है, हम उसको नगरीय स्थानीय निकाय कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नगरीय स्थानीय निकाय है, ये राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती है। इन नगरीय स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र का प्रबंधन करने का इनको अपने क्षेत्र का प्रबंधन करने का छूट मिला होता है। इनके सामने जो भी समस्या होती है, यानी ये जो नगरीय स्थानीय निकाय है, इनके क्षेत्रों में जो भी समस्या है, जो भी मुद्दे हैं, उन सब का हल ढूंढने की इनके पास स्वायत्तता रहती है, छूट रहती है। ये इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब जब ये नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन नगरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि वो अपने लिए ये डिसाइड कर सके कि उनके लिए सर्वोत्तम क्या है और इन सब चीज़ों पर वो खुद से निर्णय ले सके। फिर आप देखेंगे दोस्तों आगे कि ये जो नगर हैं, सबसे शीर्षस्थ तंत्र के रूप में मैंने आपको बताया कि नगर निगम होता है। फिर नगर निगमों को इस एक नगर को बहुत छोटे-छोटे इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिनको हम वार्ड कहते हैं। इसका मतलब अगर ये इतना बड़ा नगर है, तो इसको छोटे-छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक बात है? और इन्हीं वार्ड्स में आपको वार्ड समितियाँ काम करती है। ये वार्ड समितियाँ कई सारी गतिविधियों में सहायता करती है। ये जो वार्ड समितियाँ हैं, ये आपको स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती है ताकि उस नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान होता है, उन अभियानों में भी ये वार्ड समितियाँ सहायता करती है। साथ ही साथ ये जो वार्ड समितियाँ हैं, ये हर उस विषय पर अपना ध्यान देती हैं, जिस विषय में समस्या आ सकती है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में जल रिसाव हो गया, मान लीजिए किसी क्षेत्र में नाली जाम हो गया या कोई सड़क टूट गई, तो अब इन समस्याओं को उन जिम्मेदार अधिकारियों को बताती है ये वार्ड समितियां, जो अधिकारी इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदार हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो वार्ड हैं, इन वार्डों की कार्यप्रणाली आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था कि जो स्थानीय सरकार की अवधारणा है, ये अवधारणा हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको राज्य सूची के अंतर्गत देखने को मिलेगी। 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूचियाँ देखने को मिलती है। एक संघ सूची होती है जिसके विषयों पे पूरी तरह से केंद्र का अधिकार होता है। दूसरी राज्य सूची होती है जिसके विषयों पे पूरी तरीके से राज्य का अधिकार होता है और स्थानीय सरकार इसी राज्य सूची का विषय है। तो जाहिर-सी बात है अलग-अलग राज्यों को अपने स्थानीय सरकार के विषय में पूरी स्वायत्तता मिली हुई है और प्रत्येक राज्य अपने सामाजिक ताने-बाने के हिसाब से, अपने राज्य के डेमोग्राफी के हिसाब से, उनके अंदर उनके राज्य की लोगों की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने नियम बनाते हैं। तो इसीलिए अलग-अलग राज्य जब अपने अपने राज्य के अनुसार नियम बनाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है उन नियमों में आपको अलग-अलग भिन्नता देखने को मिलेगी। तो आपको वार्डों की जो कार्यप्रणाली है, वो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों में जो नियम इन वार्ड की कार्यप्रणाली को निश्चित करते हैं, वो नियम अलग-अलग होते हैं। ठीक बात है? अब यहाँ पे आप इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोड टूटा हुआ है। यहाँ पे कुछ पार्क्स हैं हरे-भरे। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे कचरे का निपटान करना है, तो इस कचरे के निपटान में किस तरीके से ये नगरीय स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टूटे सड़क की मरम्मत करवानी है, तो टूटे सड़क की मरम्मत के लिए इनकी अपनी भूमिका होती है। किसी क्षेत्र में एक सार्वजनिक पार्क बनवाना है, जहाँ पे लोग जाके प्रकृति का आनंद ले सकें, तो ऐसे पार्कों के निर्माण में इन महत्वपूर्ण निकायों की जो भूमिका है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो नगरीय और स्थानीय निकाय हैं उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे ये उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्र में ये निकाय काम करते हैं उन क्षेत्रों में जो भी आधारभूत ढांचे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए स्कूल हो, है ना, चाहे वो चिकित्सा के लिए आप देखेंगे हॉस्पिटल हो, चाहे
कोई ऐसा पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हों, बैठते हों, हंसी मजाक करते हों, तो वो जगह हो। तो इस जो भी आधारभूत ढांचे हैं, उन सभी आधारभूत ढांचों के इस्तेमाल माफ कीजिएगा, उन सभी आधारभूत ढांचों का देखभाल करना ये स्थानीय निकाय, जो नगरीय स्थानीय निकाय है वो करते हैं। कब्रगाहों का ये रख रखाव करते हैं। साथ ही साथ जो कचरे का निपटान किस तरीके से करना है, इस पे भी ये काम करते हैं कि इनके लिए ये अलग अलग कुछ गाड़ियां बना देते हैं जो प्रत्येक घर से ले जाके कचरा उठाती है और फिर उन कचरों को अलग अलग तरीके से निपटाया जाता है। और ये इस बात पे निर्भर करता है कि उन कचरों की प्रकृति क्या है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये जो नगरीय और स्थानीय निकाय हैं, ये अपने क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की जरूरतें अलग अलग होती है। तो किसी भी क्षेत्र की आर्थिक जरूरत क्या है, किसी भी क्षेत्र की सामाजिक जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से विकास किया जाए, इसमें इस बात को बताने में ये जो नगरीय और स्थानीय निकाय हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हालांकि इन निकायों को अगर अच्छे से काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र में ये निकाय काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के नागरिकों को भी अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए नगर निगम ने अपने सारे कदम अच्छे से उठाए हैं। अब अगर इन कदमों का पालन अगर नागरिक नहीं करेंगे, तो क्या ये जो कदम नगर निगम के द्वारा उठाए गए हैं वो कदम सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो अगर नगर निगम अपने कामों को अच्छे से कर रही है, नगर निगम के बारे में आपको ये समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि नगर निगम के जितने भी काम हैं वो कार्यकुशलता से हो, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी नागरिक हैं, उनको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। उस क्षेत्र में जो भी आधारभूत ढांचा है, उस क्षेत्र में जो भी चीजें हैं, उनकी देखभाल और रखरखाव वहां के नागरिकों को भी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो नगरीय स्थानीय निकाय है वो सहभागी लोकतंत्र का हिस्सा है, जहाँ पे नागरिक शासन की प्रक्रिया में खुद भाग लेते हैं। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए। हमारे घर से अलग अलग प्रकार का कूड़ा निकलता है। अब अलग अलग प्रकार के कूड़े के लिए जो 3 डब्बे हैं वो नगर निगम ने लगवा दिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस डब्बे में जो कचरा डालना चाहिए, हम उसी डब्बे में वो कचरा जाके डालें। क्योंकि अगर इस डब्बे का कचरा हम इस डब्बे में डाल देंगे, तो जाहिर सी बात है उस कचरे का सही से निपटान नहीं हो पाएगा और प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नगर निगम अपने काम अच्छे से करे, इस बात को सुनिश्चित करना है, तो उस नगर निगम के जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग रह रहे हैं उस नगर निगम के क्षेत्र में, उन नागरिकों को भी अपना कर्तव्य बहुत आसानी से, बहुत ईमानदारी के साथ पालन करना पड़ेगा। अगर कोई गले में, अगर मान लीजिए किसी गली में अगर जल रिसाव हो रहा है, तो उस रिसाव के बारे में वो तुरंत सूचना दे सकते हैं। अगर किसी गली में कोई सड़क टूटी है, तो उस टूटी सड़क के बारे में वो जिम्मेदार अधिकारियों को बता सकते हैं। तो अगर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करेंगे, तो नगर निगम भी अच्छे से काम कर पाएगा। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये दरअसल ये जो तस्वीर है, ये मद्रास कॉरपोरेशन की है। 29 सितंबर 1688 में ये मद्रास कॉरपोरेशन स्थापित किया गया था, जो कि भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर और उससे के 16 किलोमीटर के दायरे में इस कॉरपोरेशन को गठित किया था। 1792 के एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले मद्रास कॉरपोरेशन को एक स्थानीय कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई और इसके साथ ही हमारे देश के अंदर स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ होता है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि जो मद्रास कॉरपोरेशन था, ये हमारे देश की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है, जिसको 1688 में स्थापित किया गया था। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इन तस्वीरों को आप देखिए। इंदौर जो नगर निगम है, उसके तहत कई सारी सेवाएं इंदौर नगर निगम अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाती है। जैसे इंदौर नगर निगम के पास सबसे पहले तो संपत्ति कर लेने का अधिकार है। फिर ये जल शुल्क भी ले सकती है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम सूखा कूड़ा का प्रबंधन करती है। इंदौर नगर निगम व्यवसाय, विज्ञापन, व्यापार लाइसेंस, इन सब लाइसेंसों को प्रदान करती है। साथ ही साथ ये विवाह प्रमाण पत्र भी देते हैं, अग्निशमन सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, विभिन्न लाइसेंस भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए इनके पास जल टैंकर हैं। अगर कहीं पे कूड़े का मलबा लग गया है, तो उस मलबे को हटाने के लिए इनके पास जो है गाड़ियां हैं। तो इंदौर नगर निगम के तहत आपको कई सारे अधिकार और कई सारे कर्तव्य देखने को मिलते हैं। अब इस बात से आप समझिए कि इंदौर जो है वो पिछले 7 वर्षों से हमारे देश का सर्वाधिक स्वच्छ नगर है और स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के तहत इसको पिछले 7 साल से पुरस्कार भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंदौर नगर निगम के इन कार्यों में इंदौर के नागरिकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी।
भले ही इंदौर नगर निगम की आकांक्षाएं कितनी भी अच्छी हो, भले ही जो उनका उद्देश्य है वो कितना भी अच्छा हो, उनके कदम कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर इंदौर के नागरिक इस नगर निगम के कार्यों में अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो नगर निगम है वो आज हमारे देश के सबसे स्वच्छ नगर के रूप में नहीं बन पाता। तो यहाँ पे नगर निगम की भी भूमिका है और नगर निगम के साथ साथ आप देखेंगे जो नागरिक हैं दोनों की भूमिका है। एक तरफ नागरिक अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हैं, दूसरी तरफ जो नगर निगम के पास अपने कर्तव्य दिए गए हैं संविधान के माध्यम से वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हैं। तो दोनों के इस मिले जुले प्रयास से ही कोई भी नगर अच्छे तरीके से विकास कर पाता है। हमारे देश में चेन्नई और इंदौर ये दो ऐसे नगर निगम है जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अच्छे स्तर पे देखे जाते हैं। अब आपको शीर्ष निकाय के रूप में जो नगरीय स्वशासन है, इस नगरीय स्वशासन में आपको शीर्ष निकाय के रूप में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा नगर निगम। ये जो नगर निगम होता है दोस्तों, ये 10 लाख या उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों के लिए होता है। अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से कम है तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए आप देखेंगे नगर पालिका होती है। और फिर 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वालों में मैंने आपको बताया नगर पालिका होती है, और जिसको कि हम म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। और अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से कम है तो ये या तो नगर हो सकता है या कस्बा हो सकता है। तो इस नगर या कस्बे के लिए आपको नगर पंचायत देखने को मिलेगा। तो ये 3 तरीके की जो शीर्ष संस्था होती है वो नगरीय स्वशासन में आपको देखने को मिलेगी। 10 लाख के लिए, 10 लाख या उससे ज्यादा के लिए नगर निगम है। 10 लाख 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी। और फिर आपको 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों और कस्बों के लिए आपको नगर पंचायत देखने को मिलेगा। तो ये आप जो शीर्ष 3 प्रकार की संस्थाएं हैं इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे कहानी दी गई है। इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि एक लड़की है अनीता और एक लड़का है समीर, ये दोनों आपस में बात करते हैं। अनीता शहर से है और ये समीर जो है वो गांव से। दोनों अपने अपने क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं। जो गांव से है समीर, वो अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है, जो पंचायती राज संस्था है उसके बारे में बात करता है और कई उदाहरणों के माध्यम से समझाता है कि जो ग्राम पंचायत है उसमें शहरों की तुलना में लोगों के बीच में जो आपसी सद्भाव है वो ज्यादा है। वहीं अनीता ये बात समझाती है कि शहरों में भी हालांकि लोग ज्यादा आत्म केंद्रित हैं, लेकिन कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो शहर में जो नगर पालिका है, जो नगर निगम होते हैं, ये नगर निगम या नगर पालिका भी हमारी ज़रूरतों के समय सामने आते हैं। और जो समय समय पे शहर के लोग हैं वो भी कभी कभी सबकी मदद करने के लिए सामने आते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे हैं। एक गांव से बिलोंग करता है, एक शहर से बिलोंग करती है। तो एक पंचायती राज के बारे में बात कर रहा है, एक नगर निगम के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों नगरों में किस तरीके से जो स्थानीय स्वशासन काम करता है उसके बारे में हमने बात की। रिकैप करते हैं एक बारी। नगरीय क्षेत्रों में हमने 3 शीर्ष निकाय के बारे में बात की। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम है। 1 से 10 लाख के जनसंख्या के में नगर पालिका है और फिर 1 लाख तक की जनसंख्या वालों में आपको नगर पंचायत देखने को मिलेगा। अलग अलग नगरों को अलग अलग नगर निगम के अंदर कई सारे वार्ड बने होते हैं और इन वार्डों से कई सारी समितियां बनी होती है जिसको हम वार्ड समितियां कहते हैं। तो यही वार्ड समितियां अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को नगर निगम तक पहुंचाती है और फिर नगर निगम इन समस्याओं का जो है वो निपटारा करता है। तो जिस तरीके से ग्रामीण संदर्भ में हमने देखा था कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य थे वो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता था, उसी तरीके से जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं उनमें भी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सदस्य निर्वाचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने मेयर का चुनाव सुना होगा, है ना, इसको हम महापौर कहते हैं। तो इसका चुनाव होता है और इसमें उस नगर पालिका के, उस नगर निगम के सभी सदस्य भाग लेते हैं जो कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा के हैं, क्योंकि हमने अपने देश में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अपनाया है। इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे ज्यादा के आयु के सभी लोग मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं और मतदान करने के लायक हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा, आपने आसान भाषा में नगरीय स्वशासन को समझा होगा। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए बहुत सारी टॉपिक्स भी कवर करूँगा और इस एनसीईआरटी की सीरीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।